तो बेसिकली सीए इंटर के बारे में आज हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि हम बाज़ार से सब बातें सीख पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सारी बातें अपनी तरफ से एक बार बिल्कुल क्लियर कर दूं, और फिर कोई भी आपको डाउट होगा तो मेरे से बेझिझक आप पूछ लेना, जिस भी तरह का। तो देखो बच्चों, सीए इंटर के अंदर बेसिकली पहली बात तो ये कि जो सीए फाउंडेशन का लेवल होता है, जो मतलब सीए फाउंडेशन में आपने अगर पढ़ाई करी तो उसको अगर आप ये वाला डॉट से संबोधित करो, या जितने आपने एफर्ट्स लगाए अगर उसको इस वाले डॉट से संबोधित करें, तो सीए इंटर के अंदर जो आपकी पढ़ाई और आपके एफर्ट्स होंगे उसे उस लाल डॉट से संबोधित किया जाएगा। तो मतलब ये कि सीए फाउंडेशन जो था वो बेसिकली कुछ नहीं था, है ना, वो आपके साथ मजाक था, वो आपने मतलब मजाक में कर लिया। तो अब आप सबसे पहले तो ये सोचना ही कि अब आप जब सीए इंटर के अंदर आओगे तो ऑल टुगेदर गेम डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी सीए इंटर के अंदर अब आपके लिए जो है टोटल 6 पेपर्स होते हैं, ठीक है, 6 पेपर्स होते हैं आपको जो इसमें पढ़ते हैं। तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। इसमें जो पहला पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, मतलब सारे ही पेपर्स 100 मार्क्स ईच के होते हैं। और पहला पेपर जो होता है उसका नाम क्या है बताओ? एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले पेपर का नाम है एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। दूसरे पेपर का कॉरपोरेट लॉ, मतलब कॉरपोरेट एंड अदर लॉज है वैसे तो, लेकिन ठीक है चलो, लॉ। पेपर थर्ड टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स लिख लेता हूँ शॉर्ट में। पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट लिख लेते हैं शॉर्ट में। पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, तो शॉर्ट में ऑडिट लिख लेते हैं। और पेपर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो होता है बेसिकली आपका जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर होता है ये कंप्लीट 100 मार्क्स का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाइफरकेशन नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ भी कंप्लीट 100 मार्क्स का हो गया। टैक्स के अंदर बाइफरकेशन कर रखा होता है, क्योंकि अब आपने टैक्स जो है वो बचपन में पढ़ा था कि 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आप कह सकते हो, उस हिसाब से 50-50 मार्क्स के इसमें बाइफरकेशन कर रखे हैं। इनकम टैक्स होता है 50 मार्क्स का और जीएसटी होता है 50 मार्क्स का। बाकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अभी आपको सर बता ही देंगे, वैसे तो ये कंप्लीट होता है। ऑडिटिंग के अंदर भी ये कंप्लीट होता है। बाकी जो पेपर 6 है उसमें भी 2 पोर्शंस होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें आपको अभी वैसे अली सर बता देंगे, लेकिन ये दोनों 50 मार्क्स ईच के होते हैं, ठीक है। अब इसमें सीए इंटर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपको 6 पेपर्स के अंदर ग्रुप बना रखे होते हैं। फर्स्ट 3 पेपर को हम बोलते हैं ग्रुप 1, ठीक है, फर्स्ट 3 पेपर को बोलते हैं ग्रुप 1 और नेक्स्ट 3 पेपर को बोलते हैं ग्रुप 2। तो ये तो पता था आपको या नहीं? ये पता था, ठीक है। तो पेपर का मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, हालांकि जब आप पढ़ोगे तो वो समझ ही जाओगे वैसे, लेकिन जो एडवांस अकाउंटिंग का जो पेपर होता है वो आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है, मतलब कि जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसा आप फाउंडेशन में पढ़ते हो, 12th में आपने पढ़ा, 11th में आपने पढ़ा। तो जो अकाउंट्स का पेपर है मतलब ये आपके लिए फेमिलियर पेपर है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर ही लगेगा। वही सब चीज़ें होंगी, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं हो पाएंगी, तो मतलब इसमें आपको फेमिलियर बातें ही लगेंगी। पेपर 2 जो है ये आपका लॉ है, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि आप फाउंडेशन में आपने बोला कि हमें लॉ में ही डर लगा, या पेपर उसमें मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है जो भी है, लेकिन ये वैसे पेपर जो है थोड़ा फेमिलियर है, क्योंकि लॉ आप फाउंडेशन में भी पढ़ चुके हो, इंटर के अंदर भी पढ़ोगे और ये फाइनल के अंदर भी होता है, तो लॉ एक इंपॉर्टेंट पेपर हो गया, ठीक है आपका। टैक्स जो है वो आपका बिल्कुल ऑल टुगेदर ये न्यू पेपर होगा, तो ये आपके लिए मतलब एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट एक तरह से आप सीखोगे। ये इसमें आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो अलग बात है, नहीं तो फिर बिल्कुल ही आपने इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, तो ये ऑल टुगेदर आपका नया सब्जेक्ट होगा। सिमिलरली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर बताएंगे थोड़ी देर में, ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट होगा आपका, मतलब इसके बारे में भी आपने कुछ भी नहीं पहले पढ़ रखा, अगर ग्रेजुएशन में है तो अलग बात है, वैसे बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा। सिमिलरली ऑडिटिंग, ये भी आपका एक बिल्कुल ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट होगा।
थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन भी लगाना पड़ता है। और जो लास्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन ग्रेजुएशन में होता है, तो शायद आपने देखा हो लेकिन अभी आपके लिए नया है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा फेमिलियर लग सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर मतलब जो आपने बिजनेस स्टडीज़ या ग्रेजुएशन में बॉम वाला जो सब्जेक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ा होगा अगर, तो उससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है, लेकिन चलो हम उसको भी नया मान लेते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आपको 2 पेपर्स तो पुराने की तरह ही देने हैं और 4 पेपर्स आपको नए देने होते हैं, ठीक है। बाकी पासिंग क्राइटेरिया आपके लिए वही है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50% है ना। तो आपको बेसिकली 50% मार्क्स लेकर आने ओवरऑल। अच्छा, अब ICAI ने, क्योंकि आपको शायद पता हो, अब हर पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस करा था कि जो आपका पेपर बनेगा 100 मार्क्स का, वो 70 और 30 में डिवाइडेड रहेगा। हर पेपर 70 और 30 में डिवाइडेड रहेगा, जिसमें 30 मार्क्स जो होंगे वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे। और मज़ेदार बात ये है इसमें, आपके लिए जय माता दी भी कर सकते हो आप, मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है कि भाई ये ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मतलब वो खतरनाक चीज़ें तो उसके अंदर होंगी ही, बट ठीक है। 30 मार्क्स के आपके MCQ होंगे और 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला। हर पेपर के अंदर ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो इससे तो खैर आपको कोई ज़्यादा अभी लेना देना नहीं है। अच्छा, अब ऑब्वियसली आपने बाज़ार में R&D तो कर ही ली होगी, माथा पच्ची तो आप करके ही आए होंगे। तो अब सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि सर हमें मतलब अब नवंबर के अंदर अपने 6 पेपर्स की तैयारी करनी है या हम 3 पेपर की तैयारी कर सकते हैं। इंटर के अंदर ये ऑप्शन होता है आपके पास कि यहाँ पर कंपल्शन नहीं है कि आपको एक साथ 6 पेपर की ही तैयारी करनी है। यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि अगर आपको लगता है कि मैं खाली 3 पेपर देना चाहता हूँ तो आप 3 पेपर दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर 1, 3 और 5 दे रहे हो, ऐसा नहीं है। पेपर 3 देने का मतलब है या तो आप ग्रुप 1 के 3 पेपर दे सकते हो या ग्रुप 2 के 3 पेपर दे सकते हो, ठीक है। अब पहले दोनों के जो प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जो आपकी क्वेरीज होंगी अगर कुछ भी तो मैं बता दूंगा। तो अच्छा, बात 15 फेब से अगर मैं पकड़ के चलूँ तो 15 अगस्त ले लेते हैं, 15 अगस्त ले लेते हैं, जब तक हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और उसके बाद आपके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में तो एग्ज़ाम होंगे, तो मतलब टेंटेटिवली उसको ऐसा ब्रेक कर लेते हैं, 6 मंथ्स हो गए प्रिपरेशन के और 1.5 मंथ्स आप ले लो रिवीजन के, मतलब 45 डेज, है ना, मोटा मोटी। अब आपका एग्ज़ाम जब होगा नवंबर में, मैं वहाँ की बात करता हूँ कि जब आप एक ग्रुप का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो ग्रुप वाइज एग्ज़ाम देने में आपको सिर्फ 3 पेपर्स की तैयारी करनी है, ओनली 3 पेपर्स। तो उसमें क्या फ़ायदे होंगे वो आप बताओ, क्योंकि आप तो बाज़ार से सब स्टडी करके आए होंगे। कम पढ़ना पड़ेगा, लेस प्रेशर, और मतलब टाइम ज़्यादा, मतलब एक पर सब्जेक्ट टाइम ज़्यादा पर सब्जेक्ट दे सकते हो। हाँ, सिलेबस जल्दी, लेकिन उसका करोगे क्या? क्योंकि मान लो सिलेबस जल्दी भी खत्म हो गया तब भी आप एग्ज़ाम जून में तो मई में तो नहीं दे सकते, आपको एग्ज़ाम तो देना नवंबर में ही पड़ेगा। तो जल्दी ख़त्म भी हो गया उस मतलब वो कोई प्रो नहीं है, मतलब उससे क्या क्या ही हासिल हो जाएगा। लेकिन ठीक है, चलो प्रॉपर रिवीजन आप कर पाओगे। और क्या फ़ायदा होगा? कॉलेज के साथ, हाँ मैनेजेबल, मतलब आप पे प्रेशर कम रहेगा। तो इन केस आप कॉलेज जाते हो या कॉलेज के साथ भी कोप अप करते हो तो थोड़ा सा इजी टास्क रहेगा, ठीक है। और कॉन्स क्या हैं? टाइम टेकिंग क्यों? मतलब टाइम टेकिंग किस में, सीए बनने में? जैसे इंटर में 2 ग्रुप्स होंगे ना, अगर एक बार देंगे तो सिर्फ 9 महीने लगेगा, ग्रुप वाइज देंगे अगर ग्रुप 1 ग्रुप। तो मतलब आपका सीए बनने का समय थोड़ा बढ़ जाएगा, शादी थोड़ा सा लेट होगी है। ठीक है, तो मतलब कौन ये हो गया कि भाई आपका
सीए जर्नी लंबी हो गई काइंड ऑफ, यही कहना चाह रहे हो आप? 6 महीने आगे खिसक गई, ठीक है। और सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। अरे वाह, बड़ी अच्छी स्टडी कर ली। सेट ऑफ नहीं कर सकते। और सर राशन क्राइटेरिया भी सर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, कि सर 150 चाहिए होगा फिर। हाँ सर काफ़ी मुश्किल होता है सर, 300 इसी में कम रह गए। हाँ, मतलब वही सेट ऑफ नहीं कर सकते, और फिर फिर आपको मतलब पास करने के लिए 150 लाना पड़ेगा थोड़ा सा, बिल्कुल सही। अगर एक साथ दोगे तो हो सकता है आप 120 भी लाओ तो पास कर सकते हो, बिल्कुल। हाँ, वही सेट ऑफ वाली कहानी होगी। और रैंक नहीं आएगी। तो अगर आपके तीनों पेपर में 100 नंबर भी आ जाते हैं, लेट्स एज्यूम 300 में से 300 भी आ जाते हैं, तो आईसीए लेकिन रैंक नहीं देगा। बस आप हाईएस्ट मार्क्स इन द पेपर का एक अवार्ड मिल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन रैंक नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्स हो गए। फिर अगर आप मान लो बोथ ग्रुप्स की तैयारी करते हो, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमको पता होना चाहिए कि किस भी चीज़ में क्या प्रो है क्या कौन है। अगर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हो तो ऑब्वियसली अब उसके पहले प्रोज बता देते हैं कि क्या होंगे फ़ायदे। आप रैंक के लिए एलिजिबल रहोगे। दूसरा, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। तो सेट ऑफ में थोड़ा सा समझा देता हूँ जिनको अगर नहीं पता कि सेट ऑफ का बेनिफिट बेसिकली क्या होता है। सेट ऑफ का बेनिफिट ये होता है कि लेट्स एज्यूम, मैं आपको अपने एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैं सीए इंटर की मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो मैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अच्छे से पढ़ता था। तो मैं ऐसे ही मनगढ़ंत नंबर लिख रहा हूँ, ज़्यादा दिल पे मत लेना। तो मेरे इन तीनों पेपर में आए थे 210। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 मैंने बहुत कम पढ़े थे, तो उनमें मेरे सिर्फ 40 मार्क्स आए थे। मैं जस्ट पास हो गया था, तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 120। ठीक है जी। अब जब मैंने टोटलिटी में दोनों ग्रुप्स एक साथ जोड़े तो मेरे टोटल मार्क्स कितने आ गए? 330। तो मुझे चाहिए थे 300 पास होने के लिए, तो मेरे 330 आ गए, तो मैं पास हो गया। ठीक है। लेकिन अगर यही मार्क्स के साथ कोई बच्चा अलग अलग ग्रुप वाइज पेपर दे रहा होता, लेट से ग्रुप 1 पेपर अलग दिए होते और ग्रुप 2 के पेपर अलग दिए होते अलग अटेम्प्ट में, तो फिर पूरा ग्रुप 2 जो है वो हमारा फेल हो जाता। क्योंकि जब हम ग्रुप वाइज पेपर देते हैं तो फिर हमको हर ग्रुप में 150 चाहिए मिनिमम। तो अगर मैं ग्रुप वाइज पेपर दे रहा होता तो मैं फिर सेकंड ग्रुप में पूरे में फेल माना जाता, तो मेरे को 6 महीने बाद दोबारा से 3 पेपर्स देने पड़ते। तो इस चीज़ को सेट ऑफ बोलते हैं। तो जब आप दोनों ग्रुप्स की तैयारी या दोनों ग्रुप्स के पेपर एक साथ देते हो तो आईसीए ये थोड़ा सा एक आपको एडवांटेज दे देता है इस बात का कि चलो आपके अगर एक ग्रुप में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, दूसरे ग्रुप में कम अच्छे मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं, तो हम टोटलिटी में आपको देखेंगे कि आपके टोटल कितने हैं। तो टोटल तब आपके 300 क्रॉस होने चाहिए। तो ये एक अच्छा, एक मेजर एडवांटेज मेरे हिसाब से होता है, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ। लेकिन ऑब्वियसली फ़ायदा है तो फिर नुकसान भी है। नुकसान आपके साथ ये है कि मेहनत ज़्यादा लगेगी। अब इसमें शुरू से ही आपके ऊपर मतलब थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और मतलब टाइम आपको पर सब्जेक्ट कम मिलेगा फिर एक तरह से। कॉलेज जाते हैं उनको दिक्कत होगी सर। कॉलेज वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, बिल्कुल सही। और रिवीजन का कम टाइम मिलेगा कहीं ना कहीं, यही होगा। और कोई चीज़ जो आपको लगती हो? और कोई? यही है रफली। तो ये तो हो गए दोनों चीज़ों के प्रॉस एंड कॉन्स। तो आपके हिसाब से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, आपके क्या मत है, आपकी क्या राय है, फिर मैं अपना सलाह दूंगा। हालांकि इसमें मेरी सलाह से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें डिसीजन अल्टीमेटली वैसे आपको ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ही अपने हिसाब से सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, डिपेंड करता है तो हर एक पे। डिपेंड करता है। कॉलेज जाता है तो उसको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो ग्रुप वाइज दे। और जो अगर ओपन लर्निंग करता है तो एक साथ दे सकता है, बिल्कुल सही।
ठीक है, तो देखो ये डिसीजन आप सोच समझ के घर वालों से मशवरा करके या अपने से डिसीजन ये तो आपको लेना है, लेकिन मैं कुछ सिनेरियोज बता देता हूँ, मतलब मैं अपने हिसाब से जो आइडल चीज़ हो सकती है मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ, फिर जो भी आप कहोगे क्वेरी तो मैं ले लूँगा। देखो हम एज्यूम करते हैं कि आप अगर बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करते हो, लेट्स एज्यूम दैट, ठीक है। तो उस केस में फिर ये है कि डेली 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है रफली, ठीक है, और 6 मंथ्स के अंदर या 6 मंथ्स का टाइम लगता है जिसमें आप अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो 45 डेज होते हैं, जैसे वो आपने अगर कहा कि ये कम है रिवीजन के लिए, बट 45 डेज फॉर रिवीजन 6 सब्जेक्ट्स के लिए सीए इंटर के लिए मोर देन सफिशिएंट है वैसे तो इसलिए उसकी टेंशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अब देखो इसमें अलग अलग परम्यूटेशंस क्या हो सकते हैं। अगर आप कॉलेज जाते हो और आपको लगता है कि मेरे को कॉलेज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, मेरे को कॉलेज बहुत ज़्यादा जाना पड़ रहा है, उसमें रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ रही है, तो फिर ऑब्वियसली आप अपने सीए पे कम टाइम थोड़ा सा दे पाओगे, है ना, कुछ ना कुछ, चाहे घर में पढ़ो चाहे क्लासेस में पढ़ो। तो उस केस में अब अगर या तो आपको ये लगता है कि मुझे रैंक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, या मेरा टारगेट है कि मेरे को तो बोथ ग्रुप्स ही एक साथ देने हैं, क्योंकि बोथ ग्रुप्स एक साथ क्लियर करने वाले में फर्स्ट अटेम्प्ट का टैग भी लगता है। अगर आप 2 ग्रुप्स को अलग अलग करके क्लियर करते हो तो उसको मल्टीपल अटेम्प्ट ही काउंट किया जाता है। तो ये भी कई बार थोड़ा बहुत ट्रेनिंग पे मैटर कर जाता है, जब ट्रेनिंग में आप जाते हो तो वहाँ पर वो ये चीज़ देख लेते हैं, या मतलब आप हाईलाइट कर सकते हो कि मैंने इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में करा है, तो वो एक थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट पॉइंट हो जाता है। तो अगर तो आपका वही टारगेट है कि भाई मुझे तो बोथ ग्रुप्स ही करने हैं और मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए, या मतलब मेरा टारगेट इसी एंगल से है, तो फिर आप ऑब्वियसली बोथ ग्रुप्स की तैयारी करो। और आपको वैसे भी एग्ज़ाम फॉर्म जो भरना होता है ना, वो अगस्त के आसपास भरना होता है। तो उस केस में बेस्ट सिनेरियो क्या होता है कि आप अपने बोथ ग्रुप्स की तैयारी स्टार्ट करो, अपने ऊपर प्रेशर रखो, क्योंकि जब आप शुरू से ही अगर ये सोच लोगे, मेरा ऐसा मानना है कि बस मुझे तो 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जो आपने बोला ना कि टाइम पर सब्जेक्ट हमें ज़्यादा मिलेगा, ये सिर्फ किताबी बात रह जाएगी। क्योंकि जैसे ही माइंड को पता चला ओ अब तो 9 महीने हैं, अब तो 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं मुझे, तो आप करोगे ही टाइम वेस्ट। ये मेरे से आज कोरे कागज में लिखवा के ले जाना। तो जो आपने ये बोला ना कि टाइम पर सब्जेक्ट हमें ज़्यादा देंगे, हम 12 घंटे पढ़ेंगे अकाउंट्स, तो ऐसा कुछ नहीं होएगा, क्योंकि आप वही पढ़ोगे और माइंड पहले से ही कॉम्प्लिसेंट हो जाता है कि भाई ठीक है बहुत टाइम है। तो ये तो मैंने देखा है ना, ये सब चीज़ें होंगी। तो अगर आपको सिंगल ग्रुप भी देना है, लेट्स एज्यूम कि आपको सिंगल ग्रुप भी देना है, तब भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप दोनों ग्रुप्स के प्रेशर के साथ तैयारी करो, ठीक है, दोनों ग्रुप्स के प्रेशर के साथ तैयारी करो। आपको डिसीजन कब लेना है? आपको डिसीजन लेना है अगस्त में, जब एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, तब तक आपका लगभग 90% कोर्स खत्म हो जाएगा। अब अगस्त में एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे सोचना बैठ के कि यार मेरी तैयारी कितनी है। अगर आपको लगता है कि मेरी तो तैयारी बिल्कुल ही नहीं है, या अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी एक ग्रुप की ही थोड़ा अच्छी है, तो फिर आप एग्जाम फॉर्म में एक ग्रुप भर देना। या आपको लग रहा है मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है तैयारी, मैं तो इस बार कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मत भरना एग्जाम फॉर्म। आपका अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, और आप मतलब इन केस अगर आपको लगता है। और अगस्त में अगर आपको लगता है कि ठीक है मैंने कर लिया, मेरा कोर्स हो चुका है एक बार, अब तो रिवीजन करना है, तो फिर आप मजे से भर सकते हो, मतलब आप कॉल ले सकते हो। तो मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये सजेशन रहता है हमेशा कि जब आपके पास ये वाला गोल्डन पीरियड होता है ना, लगभग 8 से 9 महीने का, जिसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सब फाउंडेशन क्लियर कर ही लोगे, तभी तैयारी स्टार्ट करते हो। तो अब अपने ऊपर आपको प्रेशर रखना चाहिए। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आगे का सिनेरियो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी बच्चा पहली बार सिर्फ ग्रुप वाइज एग्जाम देता है ना, उसके साथ क्या मतलब दुर्घटना हो सकती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप नवंबर में एग्ज़ाम दोगे तो आपका जनवरी में रिजल्ट आएगा। तो मान लेते हैं आपने खाली ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया था और भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, आप ग्रुप 1 में फेल हो गए, ठीक है, जनवरी में आपका रिजल्ट आया। अब वहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, सबसे बड़ा डायलमा ये होगा कि अब आप मई 2025 में क्या दोगे। उसका जवाब पहले आप दो कि मान लो, लेट्स एज्यूम, ऐसी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं कि आपने अभी सोचा मैं ग्रुप वाइज एग्ज़ाम देता हूँ, और आपने नवंबर में ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया, पूरी तैयारी करी, जी तोड़ तैयारी करी, फिर भी फेल हो गए मान लो, क्योंकि ये तो कोई भी श्योरिटी से नहीं कह सकता कि मैं 9 महीने ग्रुप 1 की तैयारी करूंगा और वो क्लियर हो ही जाएगा।
दूसरा सिनेरियो भी ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, किसी भी रीज़न से, भगवान ना करे, मान लो आप फेल हो गए, जनवरी में रिजल्ट आए। अब क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि अब आप मई 25 में क्या दोगे? दोबारा अगेन ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप्स? ग्रुप 1 ही दोगे क्योंकि बहुत ग्रुप में देंगे तब भी फेल ही होना है। तो 100%। बोथ ग्रुप आप तब इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि 4 ही महीने बचे हैं, यस सर। और जब दोबारा ग्रुप 1 देना पड़ता है ना, तब वहाँ पर असली मतलब मेंटल हाँ सर, वो चीज़ वो उड़ जाते हैं तोते। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने 9 महीने पहले भी ग्रुप 1 पे लगाए, तब तो क्लियर हुआ नहीं, तो ये प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। उस समय फिर आपको खुद लगेगा कि मैंने 9 महीने जो पढ़ा वो तो क्लियर तब नहीं कर पाया, अब 4 महीने में वही दोबारा किताबें उठाओ, वही सारी चीज़ें दोबारा पढ़ो, और फिर भी नहीं, और मान लो भगवान ना करे तब भी नहीं हुआ, फिर तो विड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लानिंग जो होती है ना, शुरू में आपको लगती है इजी लगेगी कि खाली 3 पेपर पढ़ने, मैं पूरा टाइम दूंगा, लेकिन उसके आपको आगे के कॉन्स भी सोचने चाहिए कि कई बार बहुत से बच्चे जब क्लियर अगर नहीं कर पाते ग्रुप 1, तो फिर आप हमेशा 6-6 महीने के माया जाल में ही फंसे रहोगे। फिर आपको हर बार कम समय में ही या तो दोनों ग्रुप्स की तैयारी करनी पड़ेगी या कम समय में ही एक ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा। और ऐसा गोल्डन टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा जिसमें आपको बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फेलियर वाले प्रेशर के, नई किताबों के साथ स्ट्रेट 8 महीने मिले, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। फिर आपको हर बार रिजल्ट के बाद 4 ही महीने मिलेंगे, मतलब टेक्निकली। तो इसीलिए आप मेरी पर्सनली सलाह ये होती है कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप हमेशा अपने ऊपर प्रेशर डाल के शुरू करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगस्त तक आप डिसाइड करने के स्टेज पर होंगे। अगस्त में जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो तब आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगस्त में एग्ज़ाम फॉर्म भरते भी नहीं हैं, वो सोचते हैं कि हम अपना ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं और हम अच्छे से तैयारी करके, खासकर कॉलेज वाले बच्चे जिनका एम होता है रैंक लाने का, है ना। तो आप अपनी तैयारी करो, बोथ ग्रुप्स की अच्छे से करो, प्रेशर भी रखो, और अगस्त में लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म मत भरो, लेट से, और आप सीधा फिर मई में भी अपने एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन दो बोथ ग्रुप्स के। लेकिन वो आपकी कॉल है, उस केस में मतलब थोड़ा सा आपका टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन जो सबसे आइडियल सिनेरियो मुझे लगता है कॉलेज के साथ, जो जनरली बच्चे कर लेते हैं, जो प्रेशर लेते हैं, कि अगर आप नवंबर में बोथ ग्रुप्स देते हो, लेट से, है ना, प्रेशर लेकर, और आपका अगर वो क्लियर हो जाता है, जो कॉलेज में भी जा रहे हो, तो आपको फिर कॉलेज की लाइफ का अपना आखिरी साल बहुत इंजॉयमेंट भरा मिल जाएगा बिना किसी प्रेशर के, मतलब क्योंकि ये मैंने खुद कर रखा है ना। तो मैंने भी सेकंड ईयर तक सी इंटर क्लियर कर लिया था बोथ ग्रुप्स, तो फाइनल ईयर जो था, मतलब थर्ड ईयर जो था कॉलेज का, वो फुल इंजॉयमेंट का था, मतलब उसमें आप कॉलेज भी पूरा मज़े कर सकते हो क्योंकि तब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। तो पॉइंट वही है कि अभी आप जिस स्टेज पर बैठे हो ना, तो आप पे प्रेशर सबसे कम है, आप सबसे रिलैक्स हो। तो इस समय आप अपने को कंफर्ट में मत डालना, आप अपने कंफर्ट में मत आना कि ठीक है आराम से पढ़ेंगे, 3 सब्जेक्ट में 100 लेकर आएंगे 9 महीने में, ऐसा होगा नहीं, आप कॉम्प्लिसेंट हो जाओगे और वो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप प्रेशर अपने ऊपर रखो, स्टार्ट करो, और डिसीजन आपको कब लेना है, अगस्त में, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, तब सोच लेना क्या करना है ना।